हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। और आज क्या बात करते हैं तो विशेषता आपको पता होगा कि कल कृषि में हमने आपको क्या किया था, लगभग खेतों तक पहुंचा दिया था और ट्रैक्टर पे बैठा कि आपकी जुताई चालू हो गई थी। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि खेती बाड़ी में और भी कई सारे पहलू आपको मिलते हैं, तो उन सारे बिंदुओं की हम प्रमुख से चर्चा करेंगे। तो कुछ चीजों के बारे में आपने पूरी तरीके से जाना था, जैसे हमारे यहाँ पे मौसम के आधार पे, और साथ ही साथ नाम की जब बात करते हैं तो उस क्रम में हमने देखा था, खास करके जब हम समय काल की बात करते हैं तो उसके अनुसार फसलों की। अब अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कई सारी फसलें ऐसी होती हैं जो यूज के आधार पे देखी जाती हैं, तो उनका क्रम यहाँ से जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे किसी को कोई समस्या हो तो उसे जरूर बताएं, तभी हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रमुख पहलू होगा वो खेतीबाड़ी के अंतर्गत खास करके आज हम चर्चा करने वाले हैं उपयोग के आधार पे फसलें कौन सी। कृषि की जब बात करते हैं तो इस कृषि में खास करके आज हम चर्चा करेंगे कौन सी फसलों का, तो वो फसलें होंगी आपके उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर प्रमुख फसलें। और जाहिर सी बात है, जिनका हम उपयोग जिस तरीके से करते होंगे उन्हीं फसलों की क्या की जाएगी, यहाँ पे प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश के अंतर्गत तो कौन कौन सी फसलें प्रमुखता से हम इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा, नगदी फसलें। कौन सी? नगदी फसलें। नाम से ही पता चल रहा है, नगद। अर्थात जब हम बात करते हैं कि कैश क्रॉप की, किसकी? कैश क्रॉप की जब बात करते हैं, जिसको हम नगदी फसल कहते हैं, उसका क्रम इसमें देख मिलता है। और नगदी फसलों के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनमें आप कह सकते हैं कि ऐसी फसलें जिसका इस्तेमाल हम व्यापारिक यूज में करते हैं। अर्थात सीधी सी कोई बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खास करके कह सकते हैं आप सीधे शब्दों में कि ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम व्यापार में करते हैं। किस में करते हैं? आपके व्यापार में करते हैं। क्लियर? ऐसी फसलें जिनका इस्तेमाल हम व्यापार में करते हैं, इनको हम व्यापारिक फसल कहते हैं। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो इन फसलों का विशेष नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका सीधे तौर पे क्या होता है, व्यापार में इस्तेमाल होता है। खड़ी फसल होती है, उनको वैसे ही क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे गेहूं की फसल अगर जो है तो गेहूं के दाने फिर काटने पड़ते हैं, काटने के बाद उसकी मड़ाई होती है, फिर क्या होती है, उसकी छटनी होती है, उसकी साफ सफाई होती है, तब गेहूं के दाने बिकते हैं। इवन आपने देखा होगा कि गेहूं के दाने के प्रोडक्ट बिकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको हम सीधे बेच देते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो आपके गन्ने की बात करते हैं, तो गन्ना क्या आपने देखा है कि गन्ने के रस निकाल के आप बेचते हैं? नहीं ना, गन्ना सीधे खेतों के साटा और फिर आपको बेच दिया। इसी तरीके से कपास की जब बात करते हैं तो कपास में भी क्या होता है, कपास की जो रुई होती है उसको सीधे तरीके से आप बेच देते हैं, तो कपास भी हमारे यहाँ की नकदी फसल में आ जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आलू भी आप जानते हैं, आलू में हम कोई मॉडिफिकेशन ना करते हैं, उसको क्या करते हैं, सीधे आलू को निकाला और फिर बेच दिया। तो आलू भी हमारे यहाँ की एक नकदी फसल हो जाती है। और इसके अलावा बात करते हैं तो आपकी तंबाकू भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि तंबाकू की पत्तियों को भी क्या करते हैं, हम सीधे तरीके से बेच देते हैं। तो इस कारण से ये जो फसलें होती हैं ये नगदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। कहां पे? नगदी फसलों की जब बात करते हैं कैश क्रॉप की, तो इसके अंतर्गत आती हैं। खास करके जब हम बात करते हैं गन्ना की, कपास की, आलू की और फिर आपके तंबाकू की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। औसत जोत क्या है? औसत जोत मतलब हमने बताया था कि टोटल जनसंख्या और टोटल जो हमारा क्षेत्रफल जिसमें हम खेती करते हैं, इन दोनों का जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो जो वैल्यू आती है उसको औसत जोत बोला जाता है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में 0.76 हेक्टेयर के रूप में उपलब्ध है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा बात किया जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, दूसरा जो क्रम आता है वो आता है अंतर्वर्ती फसलों का। किसका? दूसरे फसल की जब बात करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं अंतर्वर्ती फसल के रूप में। अंतर्वर्ती फसल इन द सेंस आप कह सकते हैं इंटरक्रॉप की बात की जाती है। ठीक है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा, अंतर मतलब किसी दो फसलों के अंतर के आधार पे क्या होता है, इसको उत्पादित किया जाता है।
प्रमुखता से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे दो फसलें जो विभिन्न प्रकार की लगाई जाती हैं, उसके बीच में, उस समय के बीच में अगर जो कोई फसल लगाई जाती है तो उसको सामान्यतः हम अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो कि प्रमुखता से दो फसलों के बीच, किनके बीच, अगर जो हम बात करें तो दो मुख्य फसलों के बीच, ठीक है, दो मुख्य फसलों के बीच अगर जो कोई फसल क्या होती है, जो हमारा एक तरीके से कह सकते हो जो खाली समय होता है, ठीक है, बीच में जो खाली समय होता है, जो खाली समय होता है, ठीक है, जो खाली समय होता है उस समय उगाई जाने वाली, ठीक है, उस समय उगाई जाने वाली फसल को अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। प्रमुखतः अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी फसलें, तो आपने देखी होंगी, खास करके जैसे हमारे यहाँ पे दो प्रमुख फसलों की अगर जिक्र की बात करें तो रबी की फसल आपने देखी है और जायद की फसल देखी है। तो उसके आधार पर अगर जो हम कुछ उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के स्वरूप में आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे प्रमुख फसल, जैसे आपने नाम सुना होगा किसका, मूंग का। मूंग मंगल लोबिया वगैरह की बात की जाती है तो आपने देखा कि गर्मी में हमने क्या किया, गर्मी में खास करके जो धान की फसल थी बरसात के समय पे लगाया और उसके बाद हमने क्या किया, गेहूं की फसल लगाई। तो गेहूं की फसल हमारी क्या हो गई, मार्च अप्रैल तक कट गई, उसके बाद खेत खाली हुआ तो फिर हमने क्या किया, मूंग की फसल या लोबिया की फसल लगा दी जो कि आपके जायद के क्रम में रही, और उसके बाद उसकी कटाई हो गई तो फिर से हमने धान की फसल लगा दी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ आपके जो सब्जी वगैरह होते हैं जैसे जीरा हो गया या इसी तरीके से आपका मूंग हो गया, मूंग के अलावा जो आपका लोबिया वगैरह हो गया, तो इस तरीके से पौधों को हम क्या करते हैं, इन बीच में लगाया जाता है। ठीक है, जो खाली समय होता है उसके बीच लगाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे तो पद्धति है कि जैसे धान की फसल हो गई तो धान की फसल जैसे ही अर्ली वाली होती है जो 60-70 दिनों में तैयार होती है, उसको जैसे ही हमने कवर किया उसके बाद हम दूसरी फसल क्या करते हैं, हम दूसरी फसल आलू की लगा लेते हैं, क्योंकि आलू कम समय में उत्पादित होता है। तो ये जैसे आलू की फसल हो गई उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी खेत में गेहूं की फसल लगा देते हैं। इवन तो हमने लोकल में देखा है कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, आलू की फसल हो गई क्योंकि गेहूं का सीजन तो चला गया, लेकिन उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने लोकल में प्याज की फसल लगा लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि खेत खाली ना रखते हैं बल्कि उस समय पे कोई ना कोई फसल लगा देते हैं। तो उसको हम अंतर्वर्ती किसके अंतर्गत, अंतर्वर्ती फसलों के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, खरबूजा तरबूजा भी इसी के अंतर्गत आपका लगाया जाता है। ठीक है, तो इन फसलों को विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली फसल की जब बात करते हैं तो अगली फसल के रूप में जो आपकी फसल आती है उसको हम कीट आकर्षक फसल की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं, अगली फसल की जब बात करते हैं, ठीक है, अगली फसल की जब बात करते हैं तो वो फसल होती है आपकी कीट आकर्षक फसल। किसके रूप में, कीट आकर्षक फसल। अब आप सोचेंगे कि भैया कीट आकर्षक फसल ऐसी कौन सी फसल है जिससे हम क्या करते हैं, कीड़े को बुलाते हैं। कीड़े तो बीमारी फैलाते हैं, तो हम आखिर कीड़े को क्यों बुलाएं। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, कीड़े क्या करते हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम कीड़े के लिए फसल लगा रहे हैं, ये तो संकल्पना हमने पहली बार सुनी। तो बिल्कुल इसमें कोई यथार्थ नहीं है, कोई इसमें संशय नहीं है कि आप इस तरीके से चीजों को ना जाने। विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो विशेष ध्यान रखिएगा क्या होता है, जैसे एक हमारी मुख्य फसल लगाई जाती है। ठीक है, एक क्या होती है, हमारी मुख्य फसल होती है। तो मुख्य फसल में हमने मान लेते हैं कपास के पौधे लगा दिए। ठीक है, अब कपास तो हमारी मुख्य फसल हो गई, लेकिन इस कपास के पौधे को हमें क्या करना है, कीड़ों से सुरक्षित करना है। तो इसके नाते हम क्या करते हैं, इसके बाहर चारों तरफ एक बाड़ के रूप में क्या करते हैं, भिंडी की फसल लगा देते हैं। अब कीड़े ससुरे अंधे होते हैं, उन्हें क्या पता चले कि अंदर वहां कपास रखा है, वो जैसे आते हैं तुरंत देखते हैं अरे भिंडी, हाँ भिंडी भिंडी भिंडी, खाना चालू कर देते हैं और उसके बाद कपास का होता है, सेफ हो जाता है। शादी ब्याह का मौसम बिल्कुल डिक्टो यही होता है। ससुराल पक्ष वाले तुरंत उन्हें पता होता है ये ससुरे भूखड़ आए हुए हैं, इनको क्या करो, चाउमीन टिक्की और वो रसमलाई वलाई खिला के निपटा दो, क्योंकि खाना जो होगा, खाना आपका पूरा सेफ होता है।
तो इसी क्रम में देख मिलता है खाने में पनीर कोफ्ता बना है कि आलू की सब्जी बनी है, इसको किसी की जानकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जैसे पहुंचते हैं जीप से उतरते हुए तुरंत कोल्ड ड्रिंक कहाँ, कोल्ड ड्रिंक कहाँ है, चाउमीन कहाँ पे है, ये चालू हो जाता है और स्टार्टर ही करते करते पेट खाने का मन नहीं है, क्योंकि हम 3 दिन से पेट क्या हो रही है, खराब चल रही है, जबकि ना पता है कि ससुरा कितना प्लेट भर चुके हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारे यहाँ पे फसलों की। मुख्य फसल बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक छद्म फसल आपके बाढ़ के रूप में लगा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं कीट आकर्षक फसल की, तो इसका क्रम आपको देख मिलता है किसके रूप में। खास करके इस कीट आकर्षक फसल की जब बात करते हैं तो कह सकते हैं कि हम मुख्य फसल को कीटों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, मुख्य फसल को कीटों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फसल को चारों तरफ बाढ़ की तरह लगा देते हैं। ठीक है, तो मुख्य फसल को, जो हमारी मुख्य फसल होती है, उस मुख्य फसल को सुरक्षा देने के लिए हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है, इसको बाढ़ के तरीके से चारों तरफ लगा दिया जाता है। और जैसा कि हमने एग्जाम्पल भी बताया कि वही करते हैं क्या, कि जैसे हमारी कपास की फसल है, तो इस कपास की फसल को सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ भिंडी की फसल लगा दी जाती है। ठीक है, किसकी, भिंडी की जब बात करते हैं तो भिंडी की फसल चारों तरफ से लगा दी जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके किसकी बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं कपास की फसल, तो कपास की फसल किस कारण से लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है, ऐसा ना, ये जानवरों को, खास करके कीटों को एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि भैया हमारी अंदर की फसल सुरक्षित हो जाएगी, इससे ये लोग क्या करेंगे, आपके भिंडी की तरफ ज्यादा मात्रा में आकर्षित होंगे। ठीक है, तो भिंडी की तरफ इनको क्या किया जाता है, आकर्षित करा दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो अंदर की मुख्य फसल होती है वो बच जाती है। क्लियर है। इसके बाद अगली फसल की जब बात करते हैं तो अगली फसल का जो स्वरूप होता है वो आपको देख मिलता है आवरण फसल के रूप में। किसके रूप में, आवरण फसल के रूप में। आवरण मतलब आपने सुना भी होगा, हिंदी इस भाषा का एक शब्द है, जिसमें आप जानते हैं कवरिंग की बात की जाती है। कवर, आवरण यानी कि पर्दा। ठीक है, अब कवर हम किस पे लगाएंगे, सीधी सी बात है, जो चीज काफी नुकसान वाली होती है उसके ऊपर कवर करने की बात की जाती है। सीधी सी बात, हमारे यहाँ पे गर्मी के समय में क्या होता है, क्योंकि गर्मी में कोई फसल ना लगाई जाती है, और गर्मी में ही आपने देखा होगा कि गर्मी में क्या होता है, जब कोई फसल नहीं लगाई जाती है तो उसी टाइम पे हवा तेजी से चलती रहती है, और हवा तेजी चलने के नाते मिट्टी की जो पहली परत होती है काफी महत्वपूर्ण होती है, वो एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मृदा अपरदन आपको देख मिलता है। तो उसी मृदा अपरदन को बचाने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, आवरण फसलें लगाई जाती हैं, जिससे ये क्या करेंगी, मिट्टी की जो पहली परत होती है उस पर चिपक करके लेटी होंगी, और जाहिर सी बात है हवा तेजी से चलती रहेगी, लेकिन मिट्टी की पहली परत जो होगी उसके ऊपर कोई असर ना होगा और वो जस की तस बनी रहेगी। तो इस तरीके से कहा जाए कि हमारे यहाँ पे जो आवरण फसलें होती हैं वो किसके लिए लगाई जाती हैं, तो ये हमारे यहाँ पे जो भूमि के अपरदन की बात की जाती है। किसके, हमारे यहाँ पे कुछ बात करें तो भूमि के अपरदन को, भूमि को अपरदन के क्रम में अगर देखा जाए तो भूमि को अपरदन से बचाने के लिए, किससे, भूमि को अपरदन से बचाने के लिए क्या होता है, इस फसल को लगाया जाता है। ठीक है, तो भूमि को अपरदन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस आवरण फसल को प्रमुखता से लगाई जाती है। कुछ उदाहरण की अगर बात करते हैं तो गर्मी के सीजन में आपने जायद की फसलों में बड़े स्तर पर देखा होगा कि आपकी जो मूंग की फसल होती है, लोबिया की फसल होती है, कौन सी, मूंग की अगर बात करते हैं तो मूंग की फसल हो गई, उड़द की फसल की जब बात करते हैं तो आपकी उड़द की फसल हो गई, इसके अलावा बात करते हैं तो आपकी लोबिया की फसल हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी फसलें होती हैं उनका क्रम आपको देख मिलता है। ठीक है, तो मूंग, उड़द और लोबिया अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके अगर जो बात करते हैं तो इसके अंतर्गत, ठीक है, क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके क्रम में ध्यान रखिएगा।
क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, अगली फसल की जब बात करते हैं तो अगली फसल कौन सी होती है, तो अगली फसल का जो स्वरूप देख मिलता है वो हो जाता है हमारे यहाँ पे हरी खाद के रूप में। ठीक है, ऐसी फसल जिनका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, हरी खाद के रूप में करते हैं। ठीक है, हरी खाद के रूप में जो आपकी फसलें इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम हरी खाद की फसल कहते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा गांव में किसान क्या करता है, किसान बड़े स्तर पे फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके अलावा किसानों की जब बात करते हैं तो किसान अपने खेतों पर कुछ ऐसी फसलों को लगाता है जो हरे पेड़ पौधे के रूप में होती है, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि उसकी खेत में जुताई कर दी जाती है और वो खेत में ही सड़ जाता है, और सड़ने के बाद क्या होता है, वो हमारे खेतों में जो मिनरल्स होते हैं पौधे के उत्पादन करने के लिए उसकी आपूर्ति करवाता है। प्रमुखता से आप भी जानते हैं जैसे ढैंचा हो गया, यही मूंग और लोबिया हो गया, तो इसको जायद के समय पे लगाया जाता है क्योंकि उस समय खेत खाली होता है तो उस समय लगी रहती है, लेकिन जैसे बरसात आने को होता है उसी टाइम पे इसको खेतों में ही क्या किया जाता है, इसकी जुताई कर दी जाती है, और जाहिर सी बात है ये मिट्टी में दब गया, ऊपर से बरसात हुई और बरसात होने के नाते ये पूरी तरीके से सड़ जाती है, और सड़ने के बाद ये क्या होती है, खाद के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हरी खाद की जब बात करते हैं तो कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, अरे लोबिया क्या होता है, बोड़ा जानते हो, बीन्स, बीन्स बोड़ा समझे हो, बीन्स मतलब जानते हो, तत्ता तत्ता होता है, पत्ती पत्ती होती है, उसी को बोला जाता है लोबिया। ठीक है, हरी खाद की जब बात करते हैं तो हरी खाद वाली फसल क्या होती है, तो जनरली वही बात होती है कि हमारे मृदा में, ठीक है, अर्थात मिट्टी की जब बात करते हैं तो मृदा में किसकी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, किसकी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए, किसके लिए, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या की जाती है, बढ़ाने के लिए इसका क्या किया जाता है, बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मृदा में कार्बनिक किसकी बात की जाती है, कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है इसको बढ़ाने के लिए इसका बड़े स्तर पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्रमुख अगर जो नाम की बात करें तो आपने सुना भी होगा, उदाहरण के रूप में जैसे आपका कह सकते हैं कि आपका सनई हो गया, सनई या फिर जिसको हम सन कहते हैं। इसके अलावा ढैंचा की जब बात करते हैं तो ढैंचा आप बड़े स्तर पे जानते होंगे, गांव देहात से संबंधित होंगे। ढैंचा के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपका मूंग हो गया, मूंग हो गया, मूंग के अलावा उड़द हो गया, उड़द के अलावा यही आपका लोबिया हो गया। ठीक है, तो इन सब फसलों की जब बात करते हैं तो ये सारी फसलें क्या की जाती हैं, कार्बनिक पदार्थों में बड़े स्तर पे इस्तेमाल की जाती हैं। अपर्दन किसे कही जाती है, अपर्दन मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि जो मिट्टी की पहली परत होती है वो क्या करती है, एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चली जाती है। क्षरण, क्षरण आप समझते हैं, मृदा का क्षरण होना या फिर मृदा का ह्रास होना। ठीक है, अगर जो उसकी बात करते हैं नुकसान होना सीधी शब्दों में, तो मिट्टी की पहली परत क्या होती है, जाहिर सी बात है हवा वगैरह चलती है तो उसी कारण से पहली परत क्या होती है, उड़ जाती है। और आप भी जानते हैं मिट्टी के जो उपजाऊ तत्व होते हैं वो गहराई में नहीं पाए जाते हैं बल्कि 4-6 सेंटीमीटर ऊंचाई में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी की जो पहली परत होती है वही हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, और जब यही परत एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो इस कारण से कह सकते हो कि दिक्कत हो जाती है। और जिसको यार रिकॉर्डेड क्लास लग रही है उसके लिए हम क्या करें, अपना सर फोड़ के दिखाएं कि ये देखो खून निकल रहा है, लाइव प्रदर्शन। लाइव क्लासेज नहीं लग रही है तो ना लगे, क्या किया जाए। अरे ससुरा इतना है, इतना तनिक भर दिमाग होना चाहिए। तुम्हारे पास घड़ी होगी, ये घड़ी दिख रही है, क्लियर। हरी खाद फसल विशेष ध्यान रखिएगा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द और लोबिया ये सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हरी खाद के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, बड़े स्तर पे चारे वाली फसलें भी लगाई जाती हैं। कौन सी, खास करके चारे वाली फसल, चारे वाली फसल। इस चारे वाली फसल की जब बात करते हैं तो उसका क्या संदर्भ है, तो चारे वाली फसल, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी में किसान जो होता है वो किसान बड़े स्तर पे क्या करता है,
कहीं न कहीं पशुपालन करता है। और पशुपालन में जो सबसे प्रमुख अंश होता है वो खेती बाड़ी में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है किसके रूप में, खेती बाड़ी में पशुओं की भी जरूरत होती है। अब जाहिर सी बात है पशु पालने के लिए हम उनको दाल भात नहीं खिला सकते हैं क्योंकि उनकी क्षमता ज्यादा होती है। हम लोग तो 4-6 रोटी खा करके रह जाते हैं, लेकिन जानवर भरपेट खाएंगे तो इस कारण से उनके लिए हम क्या करते हैं, भूसा और भूसे के अलावा हरे चारे का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, खास करके चारे वाली फसल लगाई जाती है। और जाहिर सी बात है इसकी जब बात करते हैं तो इसका उत्पादन कहीं न कहीं कह सकते हो कि पशुओं के चारे के लिए, किसके लिए, पशुओं के चारे के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पशुओं के चारे के लिए क्या होता है, इसका उत्पादन किया जाता है। और चारे के क्रम में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी फसलें प्रमुखता से दिख मिलती हैं, तो उदाहरण की अगर बात करते हैं तो उदाहरण स्वरूप विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं पशुओं के चारे की फसल के रूप में, तो आप भी जानते हैं कि जैसे आप कह सकते हो कि बाजरा की फसल, कौन सी, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो जैसे आपके बाजरा की फसल हो गई, बाजरा के अलावा अगर देखा जाए तो आपकी जई की फसल हो गई, जई के अलावा अगर बात करते हैं तो आपके बरसीम की फसल, कौन सी, बरसीम की फसल की जब बात करते हैं तो बरसीम की फसल इसके अंतर्गत आपको देख मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका ज्वार की फसल हो गई। ठीक है, ज्वार भी इसमें बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जानवरों को खिलाने के लिए हम मक्के का भी इस्तेमाल क्या करते हैं, आपके चारे के रूप में करते हैं। ठीक है, तो खास करके कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि बाजरा, जई, बरसीम, ज्वार और मक्का, तो ये सारी फसलें क्या होती हैं, आपके चारों के फसलों के रूप में की जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाती है, थोड़ा डीप में पढ़ाएं। छिछड़ापन है। डीप मतलब इसमें भी और अंदर जाना पड़ता है। एक चीज बता दो, कायदे से कृषि का टॉपिक क्या था, किसी का टॉपिक यही रहता ना कि 3 फसलें बता देते और उसके बाद नाम लिखा के निकल लेते, एक दिन की क्लास होती। डीप में पढ़ाओ, डीप पे पढ़ाने के लिए इतना विस्तृत करा रहे हैं, नहीं क्या जरूरत पड़ी थी इतने फसलों बताने की, करते जहां से मन करता। सब्र कर लो थोड़ा सा। और वो वाली डीप की बात कर रहे हो कि मतलब यहां से हम फावड़ा वड़ा लेकर आए, खुदाई करें और उसके बाद ये रहा, एक पॉइंट निकला। बरसीम, देखिए बरसीम की फसल आपके सामने, बाजरा एक नया तरीका, लोबिया देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से डीप गहराई में जाके हम ना पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से कोई पुरातत्व की चीजें है ना कि जो जमीन में पड़ी है उसकी हम खुदाई करके निकालें। यहाँ पे केवल जो आपके सामने है उसको देखने की कोशिश करें। ठीक है, डीप और डीप में चले जाए ना। हद है पूरी तरीके से। चलो क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी क्रम में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे और भी कुछ फसलें होती हैं। जैसे अगर जो फसलों की बात करते हैं तो क्रम से ध्यान रखिएगा, आपकी एक फसल होती है सरकरा वाली फसल। कौन सी, सरकरा वाली फसल। अब जाहिर सी बात है सरकरा वाली फसल, ठीक है, डीप वाली भाई साहब ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरकरा वाली फसलें तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कैटेगरी इसी कारण से बता रहे हैं जिससे आपके कंफ्यूजन क्लियर रहे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर, यहां पे अगर देखा जाए तो कह सकते हो कि सरकरा वाली फसलें। अब सरकरा वाली फसलों की जब बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि ऐसी फसलें, सीधी सी बात कह सकते हो कि ऐसी फसल जिससे क्या होती है आपको, ऐसी फसल जिससे सरकरा अर्थात कह सकते हो कि चीनी की प्राप्ति होती है, चीनी की प्राप्ति होती है, सरकरा की प्राप्ति या फिर आपके चीनी की प्राप्ति होती है। ठीक है, चीनी की प्राप्ति अर्थात शर्करा की प्राप्ति होती है। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो प्रमुखता से हमारे यहाँ पे कौन कौन सी फसलें इस क्रम में आपकी लगाई जाती हैं, तो कुछ उदाहरण की अगर बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। उदाहरण के अंतर्गत जैसे गन्ना, गन्ने की अगर बात करते हैं तो आप भी जानते हैं गन्ने से क्या होता है, गन्ने से हमें चीनी प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, चुकंदर, किसकी बात करते हैं, आपने सुना भी होगा, चुकंदर से भी क्या होता है आपकी चीनी उत्पादित की जाती है। हालांकि हमारे देश में तो ना उत्पादित होता है, किसी अन्य देशों की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको इसका क्रम देखने को मिलता है। ठीक है, किसकी बात हो जाती है, खास करके जब बात करते हैं अपने प्रदेश के अंतर्गत तो क्या हो जाता है गन्ना, और गन्ने के अलावा चुकंदर, चुकंदर की जब बात करते हैं तो वहां से क्या होता है, इससे भी आपके क्या होते हैं
चीनी का उत्पादन किया जाता है। क्लियर क्लियर है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश में फसलों के क्रम में ही एक और फसल आती है जिसको हम नाम देते हैं जड़ एवं कंद वाली फसलें। क्या होती हैं? जड़ एवं कंद वाली फसलें। और जाहिर सी बात है, जड़ और कंद वाली जो फसल होती है उसका क्रम क्या होता है? तो जड़ एवं कंद वाली जो फसलें होती है इनका सीधा सा संदर्भ होता है कि ऐसी फसलें, ठीक है, कह सकते हो कि ऐसी फसलें जिनका प्रयोग, जिनके जड़ों एवं तनों का प्रयोग, तनों का प्रयोग क्या करते हैं हम कहीं न कहीं हम खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। किसके रूप में? खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसी फसलें जिनके जड़ों और तनों का इस्तेमाल क्या किया जाता है बड़े स्तर पे हम खाद्य फसलों के अंतर्गत करते हैं। खाद्य फसल इन द सेंस आप भी जानते हैं कि जब पौधा होता है तो पौधे की अलग अलग वैरायटी होती हैं और इस पौधे के क्रम में आप भी जानते हैं कि पौधे की जड़ भी खाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी फसलों के पौधे के तने भी खाए जाते हैं। तने के अलावा देखा जाए तो बहुत सारे पौधे की टहनी भी खाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती हैं इन पत्तियों को भी खाया जाता है। इसके अलावा इनके जो फूल होते हैं उसको भी खाया जाता है। फूल के अलावा इनके जो फल होते हैं उनको भी खाया जाता है और इसके अलावा इसके जो बीज होते हैं उसको भी खाया जाता है। आपने विज्ञान विषय में खास करके 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उन पौधों के खाने योग्य जो आपके क्या हो जाते हैं खाद्य आइटम के रूप में जिन पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो पौधे के भाग और उनके अलग अलग खाने वाले पदार्थ, इन सब की जब बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिनके जड़ों और तनों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं, उनका नाम आपको देख मिलता है। अब अगर जो इनकी बात करते हैं तो कौन सी फसलें हैं, तो विशेषतः आप भी जानते हैं। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो उदाहरण स्वरूप विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जब उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण के स्वरूप में विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आप जानते हैं चुकंदर की फसल कौन सी, अगर हम चुकंदर की बात करें तो चुकंदर इसी में आता है। चुकंदर के अलावा आलू की जब बात करते हैं तो आलू भी, इसके अलावा मूली की जब बात करते हैं तो मूली भी, साथ ही साथ अगर गाजर की बात करते हैं तो ये भी। ठीक है, तो मूली, गाजर, चुकंदर और आलू ये सारी फसलें ऐसी होती हैं जो आपके जड़ एवं तने वाली फसलें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसका क्रम विशेषतः ध्यान रखिएगा। क्लियर है। साथ ही साथ ध्यान रखें अगर जो अगली फसल की, तो अगली फसल कौन सी होती है, तो अगली फसल आपको देख मिलती है खास करके जब हम बात करते हैं तो वो हो जाती है आपके मसाले वाली फसल। कौन सी? अगली फसल हो जाती है आपके मसाले वाली फसल। ठीक है, मसाले वाली फसल। इस मसाले वाली फसल की जब बात करते हैं तो उसका क्रम क्या है, तो जाहिर सी बात है इन फसलों का जो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी फसलें जिनका उत्पादन हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में मसालों के प्रयोग के रूप में करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात कह सकते हो कि ऐसी फसलें जिनका प्रयोग, ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं। किसके रूप में? मसाले के रूप में करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं अपने खाद्य पदार्थों में मसाले के रूप में करते हैं, उनको हम मसाले वाली फसल कहते हैं। प्रमुखतः अगर जो नाम की बात करें तो जैसे आपने देखा भी होगा प्याज हो गया, प्याज के अलावा मिर्च हो गया, मिर्च के अलावा धनिया हो गया। ठीक है, प्याज हो गया, मिर्च हो गया, साथ ही साथ आपका धनिया हो गया, या यहीं पे आप हल्दी का नाम समझ सकते हैं। और हल्दी के अलावा अगर बात करते हैं तो आपका अदरक हो गया। तो इस तरीके से जो फसलें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी फसलों का क्रम आपको मसालों के रूप में देखने मिलता है और आपके खाद्य पदार्थ में इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले की जब बात करते हैं तो अगली फसल होती है खास करके वो होती है औषधि वाली फसलें। कौन सी? औषधि वाली फसलें। औषधि वाली फसल। और औषधि वाली फसल की जब बात करते हैं तो इसका पर्याय क्या? जाहिर सी बात है ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं
औषधि के रूप में करते हैं। सीधी सी बात कह सकते हो कि ऐसी फसल जिनका प्रयोग क्या किया जाता है, जिनका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो औषधि के रूप में जिन फसलों का प्रयोग किया जाता है उनको हम औषधि वाली फसलें कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर बात करते हैं तो यहां पे ध्यान रखिएगा कौन कौन सी फसलें। तो जैसे आप तुलसी का नाम समझ सकते हैं। ठीक है, तुलसी की बात हो गई, या फिर अभी आपने देखा होगा अजवाइन की जब बात करते हैं, ठीक है, अजवाइन हो गया। या इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आप औषधि के ही स्वरूप में आपने देखा होगा कि इसका नाम खास करके लहसुन की जब बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो फसलें होती हैं जिनका बड़े स्तर पे क्या होता है, आपका प्रयोग आपके औषधि के रूप में किया जाता है, तो उन फसलों को हम औषधि वाली फसलों के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी अगली फसल है, और अगली फसल का जो स्वरूप है उसका नाम है सब्जी वाली फसलें। कौन सी? सब्जी वाली फसलें। सब्जी वाली फसलें, सब्जी वाली फसलों की जब बात करते हैं तो इन फसलों में किसका नाम आता है? विशेषतः ध्यान रखिएगा, सब्जी वाली फसल की जब बात करते हैं तो इस नाम में विशेषतः ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम सीधे सब्जी के रूप में करते हैं। ठीक है, तो सीधा सी बात, ऐसी फसल जिनका प्रयोग, किसका? जिनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सब्जी में करते हैं, सब्जी के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? सब्जियों के रूप में करते हैं, उनको सब्जी वाली फसलें कही जाती हैं। प्रमुखतः से अगर देखा जाए तो कुछ उदाहरण, तो उदाहरण में बोलने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी लोग गांव से संबंधित है तो उन्हें बहुत सारी सब्जी पता है। जब से देखा जाए जैसे आपकी गोभी हो गई, गोभी के अलावा भिंडी हो गई, भिंडी के अलावा तरोई हो गई, या अगर जो देखा जाए तो यहीं पे आपके बीन्स हो गए। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से जो आपकी फसलें होती हैं उनका क्रम क्या होता है यहां पे आपको देखने को मिलता है। दो चार और लिख लो, नहीं तो कहोगे कि सब्जियां कम लिखवाए हैं। ठीक है, तो बैगन भी लिख लो, बैगन के अलावा टमाटर भी लिख लो, टमाटर के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे आप आलू का भी नाम लिख लो। नहीं तो कहोगे आलू इसमें लिखा ही नहीं, तो आलू तो सबसे बढ़िया फसल होती है। ठीक है, तो ये सारी फसलें क्या हो जाती हैं, ये आपके प्रदेश में उपयोग के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग क्या करते हैं हम, किसके लिए करते हैं? उपयोग के लिए करते हैं। क्लियर है? तो यहां तक फसलों के क्रम देखने को मिलते हैं। इसमें कोई संशय हो तो एक बार बता दें, क्योंकि हमें लगता है बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे कि कहा इतना सारा फसल। ठीक है, तो हमने शुरू में ही टाइटल दिया था उपयोग के आधार पे, अर्थात जिन फसलों का प्रयोग जिस तरीके से हम करते हैं उसके आधार पे हम इनका नाम देखते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई संशय? देखो, चिकन तो आपका फसल थोड़ी ना है, चिकन थोड़ी ना कोई फसल है। चिकन तो सीधी सी बात वो जानवरों के आइटम होते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि आपका अंडा हो गया, मीट हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, तो ये तो एक अलग उत्पाद हो गया, इसका क्रम इसमें नहीं देख मिलता है। ठीक है, नहीं टेस्ट हम बिल्कुल ना लेते, कभी ना हम टेस्ट लेते। ठीक है, बारकोली आपके गोभी को बोला जाता है। करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं मिला? अच्छा कोई ना, अभी हम देख लेंगे, उससे परेशान मत हो। ठीक है, हालांकि हमने टेलीग्राम वगैरह में डाल दिया था तो वहां से आप ले सकते हैं उससे, लेकिन फिर भी अगर जो नहीं मिला है तो फिर हम उसका देख लेते हैं, एप्लीकेशन में क्यों ना लगा। बीन्स मतलब यार क्या ही कहा जाए, बीन्स मतलब आप कह सकते हो कि आपके यहाँ पे लोकल में, आपने, हमारे यहाँ पे तो लोकल उसे बोड़ा बोला जाता है, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या कहा जाता है, लोबिया उसे बोला जाता है। इसके अलावा आप उसको बीन्स भी कह सकते हैं। अरे इतना इतना होता है, पतला पतला सा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत? जानवर वाली फसल ना होती है। ठीक है, जानवर वाली फसल कौन से? चारे वाली फसल सुने हैं, जानवर वाली फसल तो ना सुने हम भी। अरे बाप रे बाप,
यहाँ तक कोई दिक्कत है? अजवाइन क्या होता है? अजवाइन भी आपका एक तरीके से जैसे जीरा आपने देखा होगा, तो जीरे के तरीके से होता है आपका अजवाइन भी। उसका इस्तेमाल जनरली हमने देखा होगा कि गैस वैस में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। अरे मूंग कौन सी फसल है? तो मूंग भाई साहब हमारे यहाँ पे जायद वाली फसल होती है। जायद, जायद मतलब समझते हो? जायद इन द सेंस जो रबी और खरीफ के बीच का जो गर्मी का समय होता है, वहां पे मूंग की फसल लगाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, काले काले कलर की होती है और दाल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है जानते हो? कि इस मूंग का जो उत्पादन होता है वो हमारे यहाँ पे फसल क्रम में सबसे कम समय में उत्पादित होती है, केवल 60 दिनों में। कितने दिनों में? केवल 60 दिनों में इसका उत्पादन हो जाता है। तो मूंग की फसल विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो ठीक है। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम थोड़ा सा बिंदु की तरफ अगर बढ़े तो बिंदु की तरफ विशेष ध्यान रखिएगा। क्रम की अगर बात करते हैं तो हम एक एक फसलों की थोड़ी सी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फसल होती हैं उन फसलों के साथ उनके वैरायटी वगैरह के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वैरायटी वगैरह की अगर बात करते हैं तो उस क्रम में विशेषता अगर देखा जाए तो किसकी जब बात की जाती है, खास करके फसल, और फसल का उत्पादन कैसे होता है, क्या उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और क्या उसके विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है। अब कोई कह रहा है काजू बादाम क्यों ना लिखा है? काजू तुम्हारे यहाँ पे लगा है, पेड़ लगा है, बताओ ससुराल। काजू हमारे यहाँ पे जब उत्पादित ना होती है तो उसको जरूरत क्या है? कश्मीर में थोड़ी नाम पड़ रहे हैं, हम केवल उनकी बात करें जो हमारे प्रदेश में उत्पादित होते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई संशय नहीं ना? चलो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विशेष ध्यान रखिएगा। क्रम की अगर बात करते हैं तो पहले फसल के रूप में, और पहली फसल जो हमारे प्रदेश की होती है वो गेहूं के रूप में देख मिलती है। किसके रूप में? गेहूं की जब बात करते हैं तो गेहूं के रूप में हम पहले फसल की चर्चा करते हैं, ठीक है। गेहूं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, अगर इस गेहूं को लगाया जाता है तो इस गेहूं के क्रम में सबसे पहली बात तो ये होती है कि गेहूं लगाने के लिए हमें किस प्रकार की जलवायु चाहिए। तो 2-3 बिंदु विशेष ध्यान रखिएगा। जलवायु की जब बात करते हैं तो गेहूं की फसल के लिए जलवायु जो होनी चाहिए वो उष्ण प्रकार की होनी चाहिए। किस प्रकार की? उष्ण प्रकार की। उष्ण इन द सेंस कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में गर्मी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम क्या करें, गेहूं की फसल लगा पाए, ठीक है। इसके अलावा अगर जो बात किया जाए तो गेहूं की जब हम फसल की बात करते हैं तो इसके लिए उष्ण फसल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस फसल को लगाने के लिए हमें कितनी वर्षा की जरूरत होती है, तो वर्षा विशेष ध्यान रखिएगा, औसत वर्षा, ठीक है। औसत वर्षा की 80% की, साथ ही साथ टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर होना चाहिए आपके कितना, ये होना चाहिए 10 से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो कुछ एक विशेष वैरायटी के नाम की बात करते हैं। खास करके आपने एक नाम सुना होगा नौरिन 10। क्या नाम सुना होगा? नौरिन 10 की जब बात करते हैं तो नौरिन 10 विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि नौरिन 10 का नाम परीक्षा में कई बार पूछा गया है। नौरिन 10 की जब बात करते हैं तो ये गेहूं की एक बौनी प्रजाति होती है, ठीक है। गेहूं की बौनी प्रजाति होती है और उस बौनी प्रजाति के क्रम में ये क्या होता है, एक आपका जीन होता है, ठीक है। गेहूं की बौनी प्रजाति के लिए ये क्या होता है, एक आपका जीन्स होता है, ठीक है। गेहूं की बौनी प्रजाति की जब बात करते हैं तो उस क्रम पे नौरिन 10 का नाम देख मिलता है, जो कि गेहूं की क्या हो जाती है, एक आपकी बौनी प्रजाति के रूप में देखने को मिलती है। क्लियर? किसकी बात की जाती है? गेहूं के बौनी प्रजाति की जब बात करते हैं तो उस क्रम में आपका क्या हो जाता है, ये आपका नौरिन 10 का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहीं पे बात करें तो ध्यान रखिएगा मैक्रोनी गेहूं, ठीक है। मैक्रोनी वो आपके घर वाला नहीं जो आप चाउमीन मैक्रोनी उन सब की बात करते हैं, ये मैक्रोनी गेहूं की एक प्रकार है और इस मैक्रोनी का इस्तेमाल जहां पे किया जाता है
ऐसे क्षेत्रों में जहां पे बरसात का क्या होता है, लेवल कम होता है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे असिंचित क्षेत्र होते हैं, कौन से असिंचित क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो असिंचित क्षेत्र के लिए, असिंचित क्षेत्र के लिए क्या होती है, ये उपयोगी होती है। ठीक है, तो असिंचित क्षेत्रों में उत्पादित की जाने वाली गेहूं की जो एक वैरायटी होती है वो हो जाती है मैक्रोनी गेहूं। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मैक्रोनी गेहूं के अलावा ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे एक गेहूं की वैरायटी होती है जिसको हम नाम देते हैं इमर गेहूं। इमर गेहूं कहां पे इस्तेमाल होता है, तो उत्तर भारत में तो आपने सुना है कि गेहूं बड़े स्तर पे उत्पादित होता है, लेकिन जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में बड़े स्तर पे क्या होता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में बड़े स्तर पे उत्पादित की जाने वाली क्या होती है, एक गेहूं की वैरायटी हो जाती है जिसका नाम होता है खास करके इमर गेहूं के रूप में। ठीक है, तो इमर गेहूं की जब बात करते हैं तो ये बड़े स्तर पे दक्षिण भारत में आपकी क्या हो जाती है, उत्पादित की जाती है। इसके अलावा एक मिक्स वैरायटी का नाम ध्यान रखिएगा जिसको हम नाम देते हैं ट्रिटी केल के रूप में। क्या बोलते हैं, ट्रिटी केल की जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे एक मिक्स वैरायटी होती है जो कि दो चीजों के बीच में क्या किया गया है, संकर कराया गया। खास करके गेहूं की जब बात करें तो गेहूं के साथ मिक्स किया गया राई को। ठीक है, गेहूं और राई फसल की जब बात करते हैं तो इनके बीच क्या किया गया, इनके बीच क्रॉस कराया गया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई और इस आधार पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये आपको आपके एक नई वैरायटी के रूप में मिलती है टीटी केल के रूप में। ठीक है, तो कह सकते हो कि गेहूं और राही के बीच जब हमने क्या किया, मध्य क्रॉस कराया तो उसका परिणाम आपको मिलता है एक नई वैरायटी के रूप में, खास करके टीटी केल जिसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो टीटी केल भी क्या होती है, गेहूं की वैरायटी होती है जो कि गेहूं और आपके राई फसल के बीच क्या की गई है, उत्पादित की गई है। ठीक है, गेहूं के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कुछ प्रमुख किस्मों को, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रमुख किस्म ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे क्या की जाती हैं, बड़ी स्तर पे उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो गेहूं की कुछ प्रमुख किस्मों की अगर बात करते हैं तो उन प्रमुख किस्मों के नाम आपके सामने कुछ इस तरीके से है। जैसे अगर हम बात करें सोनालिका, क्या बोलते हैं, सोनालिका, सोनालिका। इसके अलावा अर्जुन, अर्जुन, ठीक है, सोनालिका और साथ ही साथ आपके अर्जुन, अर्जुन के अलावा आपका कुंदन। ठीक है, सोनालिका, अर्जुन और फिर आपका कुंदन। ठीक है, कुंदन। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा अमर, अमर और इसके अलावा भवानी। ठीक है, अमर और साथ ही साथ आपकी भवानी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा चंद्रिका, चंद्रिका, देश रत्न, देश रत्न, देश रत्न, देश रत्न। साथ ही साथ कल्याण, कल्याण और इसके अलावा सोना, कल्याण और फिर आपके सोना। इसके अलावा गिरजा, गिरजा और फिर आपकी प्रताप, गिरजा और फिर आपकी प्रताप, गिरजा और फिर आपकी प्रताप। और एक और नोट कर लीजिएगा मुक्ता। ये सारी क्या हो जाती हैं, ये आपकी गेहूं की अलग अलग वैरायटी होती हैं। ठीक है, तो गेहूं के अलग अलग वैरायटी की जब बात करते हैं तो इसका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं अमर भवानी, ये क्या है, ये गेहूं की वैरायटी भाई। जैसे मान लो हम इंसान हैं तो हमारा नाम अमित पांडे है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं जैसे आकृति सिंह भी यहाँ पे है, ओम प्रकाश यादव भी है, राघव भी है, इसके अलावा शुभम भी है, वैभव भी है, प्रिया भी है, साथ ही साथ टीपी सिंह भी है, आकांक्षा भी है। तो कई सारे नाम है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंसानों की अलग अलग जो आपके किस्म होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो इसी तरीके से गेहूं की जो अलग अलग वैरायटी होती है, जो अलग अलग किस्म होती है, उसके नाम आपको देख मिलते हैं। चूंकि इनके नाम परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी गेहूं की वैरायटी नहीं है या फिर इनमें से कौन सा गेहूं का एक किस्म है। ठीक है, तो इस नाम को विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत? कोई कह रहा है सर कुछ लोग हद पार कर रहे हैं, तो पार करने दो, उनसे क्या दिक्कत है। आप अपने में सीमित रह के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कल ही किसी ने बोला था कि कुछ लड़के बदतमीजी करते हैं, तो क्या किया जाए, अब क्लासें बंद कर दे उसके नाते? ये तो कोई ताल्लुकात नहीं होती है, सीधी सी बात है। अब इसका कोई तरीका ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कुत्ते के पूंछ हो चुके हैं ये पूरी तरीके से। पहले दिन से हम समझा रहे हैं कि बकैती ना किया करो, नहीं तो हम ब्लॉक करा देंगे। जिस दिन नजर के सामने पड़ेंगे तुरंत स्क्रीनशॉट चला जाएगा, कोर्स तो डिसमिस हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है। लेकिन करते हैं तो करने दो, क्या करोगे, उसके लिए ना परेशान हो। ठीक है, आप कमेंट के ऊपर ध्यान ही ना देना। वो एक कहानी आपने सुनी होगी हाथी वाली। हाथी क्या कुत्ते के भौंकने पे कभी सुनता है? जाहिर सी बात है, कुत्ता भौंकता चला जाए, भौंके नहीं ससुरा मर जाए वहीं पे, हाथी के ऊपर असर पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो आप भी अपने आप को विशाल मानिए, हाथी मानिए, और इन सबको कुत्ता मानिए जो भौंक रहे हैं पूरी तरीके से। भौंकने दीजिए, चिल्लाएं ससुर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए, इसके अलावा बात किया जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा। अगली वैरायटी के रूप में अगर हम बात करते हैं एक प्रमुख फसल की, तो उसका नाम होता है चावल। ठीक है, चावल की अगर बात करते हैं तो चावल के बारे में कुछ एक प्रमुख तथ्य। तो चावल की जब बात करते हैं तो चावल विशेष ध्यान रखिएगा, जिसको हम राइस भी बोलते हैं। पैडी की अगर बात करते हैं तो इस क्रम में सबसे पहली बात आती है कि चावल के लिए, ठीक है, चावल की जब बात करते हैं तो आखिर चावल के लिए खास करके जलवायु कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहली बात तो यही आती है, किन फसलों के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो जलवायु की जब बात करते हैं तो जलवायु विशेषता ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो होनी चाहिए उष्ण कटिबंध प्रकार की। किस प्रकार की? उष्ण कटिबंध प्रकार की। तभी आपने देखा होगा कि बरसात के समय पे जब क्या होता है, गर्मी काफी पड़ती है, और उसी गर्मी पड़ने के साथ ही साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, आपको बड़े स्तर पे बरसात भी देख मिलता है। तो उष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु होती है इस टाइम पे। अगर यहीं पे बात किया जाए तो औसत टेम्परेचर, और औसत टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो वो आपका कितना होना चाहिए? तो औसत टेम्परेचर यहाँ पे आपको 24 डिग्री दिखनी चाहिए। कितनी? 24 डिग्री। इन द सेंस कह सकते हो कि एक अच्छा खासा टेम्परेचर क्या होना चाहिए इस फसल के लिए आपको देखने को मिलता है। जबकि बरसात की जब बात करते हैं तो औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो बरसात इस फसल के लिए होनी चाहिए करीब करीब आपको 150 सेंटीमीटर। कितनी? 150 सेंटीमीटर की जब बात करते हैं तो ये बरसात का स्वरूप आपको इस फसल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग क्या होता है, ये फसल बड़े स्तर पे उत्पादित की जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ प्रमुख जिलों की बात करें जहां पे क्या होती है, इस फसल का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो ये कोई झूठा संदर्भ ना होगा। और इस आधार पे देखा जाए, ठीक है, इस आधार की अगर बात करते हैं तो इस आधार पे विशेष ध्यान रखिएगा हमारे प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रमुखता से देख मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो आपके तराई क्षेत्र के लोकेशन के आपके प्रमुख जिले हैं उनका नाम इसमें प्रमुखता से देख मिलता है। और तराई क्षेत्र में भी आपका जो महाराजगंज है, महाराजगंज है, इसके अलावा कुशीनगर है, कुशीनगर है, साथ ही साथ सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर है। इसके अलावा बात करते हैं तो आपका देवरिया, सिद्धार्थनगर और फिर आपका देवरिया। ठीक है, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका गोरखपुर, गोरखपुर, बस्ती। ठीक है, गोरखपुर, बस्ती। इसके अलावा आपका गोंडा, गोंडा, बहराइच, बहराइच और फिर आपका बलरामपुर। ठीक है, गोंडा, बहराइच और फिर आपका बलरामपुर। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका पीलीभीत, पीलीभीत,
पीलीभीत के अलावा आपका जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है, और लखीमपुर खीरी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका बलिया, और बलिया के अलावा आपका बनारस। तो इस तरीके से आपके जो प्रमुख जिले हैं जो तराई और पूर्वांचल भाग में आते हैं उनमें क्या होता है, इनका बड़े स्तर पे उत्पादन किया जाता है। हालांकि ऐसी बात ना है केवल इन्हीं जिलों में उत्पादित होता है, इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, लेकिन इन जिलों का नाम क्या होता है प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। ठीक है, तो इन जिलों की जब बात करते हैं तो इनका क्रम आपको बड़े स्तर पे देख मिलता है। खास करके जब हम बात करते हैं, ठीक है, खास करके जब बात करते हैं अपने प्रदेश में किसको, चावल उत्पादन को लेकर के। ठीक है, चावल उत्पादन की जब बात करते हैं तो इनके क्रम में इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। अगर जो देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश के अलावा भी भारत में अलग अलग लोकेशन में क्या होता है, चावल उत्पादित किया जाता है, लेकिन दो जगह काफी महत्वपूर्ण होता है हमारे यहाँ पे। कुछ बात करते हैं तो एक तो आपका तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका पश्चिम बंगाल। ये काफी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में क्या होता है, हमारे 3 बार चावल की खेती की जाती है। कितनी बार, 3 बार प्रमुखता से चावल की खेती की जाती है। अगर देखा जाए तो हमारे नाम जो देख मिलते हैं वो हो जाते हैं आस, आस के अलावा अमन, और अमन के अलावा बोरो। ठीक है, तो ये 3 बार क्या हो जाती है, आपके चावल की खेती की जाती है, जिसको नाम दिया जाता है आस, अमन, बोरो। आस की अगर बात करते हैं तो ये प्रमुखता से क्या होता है, आपके सितंबर अक्टूबर में लगाई जाती है। कब, सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत लगाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं अमन जो होती है वो आपके पूर्णतः सर्दियों में लगाई जाती है, और बोरो की जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे गर्मियों लगाई जाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं मौसम के आधार पे हमारी 3 फसल होती है, रबी की, खरीफ की और जायदे की। अगर जो उसकी बात करते हैं तो उस क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और जो पश्चिम बंगाल है इन 2 राज्यों में 3 बार आपकी फसल लगाई जाती है चावल की, और इन 3 बार के जब नामों की बात करते हैं तो उनके नाम कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आस, अमन और बोरो। आस अमन की जब बात करते हैं तो आस सितंबर में, अमन ठंडियों में, और बोरो की जब बात करते हैं तो आपके कहां पे, गर्मियों में प्रमुखता से लगाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तिल तिलहन में आता है, करीब की फसल है, बिल्कुल सही करो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब अगर जो यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो कुछ एक प्रमुख क्या हो जाती हैं, हमारी फसलों की वैरायटी देख मिलती है, उनके हम नाम जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो प्रमुख किस्मों की अगर बात करते हैं तो प्रमुख किस्म आपके चावल की कौन कौन सी होती है, उनके बारे में अगर जो बात करें तो कुछ एक प्रमुख किस्में, जैसे एक अगर जो हम बात करें जया की। ठीक है, तो जया विशेष ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पत्र में कई बार पूछा गया है। क्यों, क्योंकि ये चावल की पहली बौनी प्रजाति है। क्या है, चावल की पहली विकसित की गई, पहली विकसित की गई, विकसित की गई बौनी प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है, बौनी प्रजाति है। तो चावल की पहली क्या है, विकसित की गई, ये आपकी बौनी प्रजाति है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जया। ठीक है, तो जया की जब बात करते हैं तो जया का नाम विशेष ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये चावल की पहली बौनी प्रजाति है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा साकेत, साकेत के अलावा गोविंद, साकेत, साकेत के अलावा गोविंद, साथ ही साथ काबेरी, काबेरी, इसके अलावा काबेरी, इसके अलावा रत्ना, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका यहां पे सरयू। ठीक है, सरयू के अलावा महसूरी, सरयू, सरयू के अलावा महसूरी, महसूरी के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका बाला, बाला के अलावा लूनाश्री, लूनाश्री, लूनाश्री के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के अलावा माही सुगंधा। ठीक है, माही सुगंधा। ठीक है, माही सुगंधा, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके बारानी दीप, बारानी दीप तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो बारानी दीप की जब बात करते हैं तो ये भी आपके चावल की एक प्रमुख किस्म है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका
जयंती, जयंती, और जयंती के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका पद्मा, साथ ही साथ आपका बाला, ठीक है, बाला, अच्छा बाला लिखे, वही हम देख रहे थे, बाला लिखा है, ठीक है, अन्नपूर्णा, पद्मा, और पद्मा के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपकी सरस्वती, सरस्वती, और फिर आपके जगन्नाथ, सरस्वती और फिर आपके जगन्नाथ, ठीक है, सरस्वती और फिर आपके जगन्नाथ। और इसके अलावा दो वैरायटी और ध्यान रखिएगा, एक का नाम है पंकज और पंकज के अलावा मसूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बासमती चावल नहीं लिखाए हैं, काला नमक चावल नहीं लिखाए हैं और दो चार वैरायटी नहीं लिखाए हैं, तो अगर जो उन सबको निकालेंगे तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो वैरायटी होती हैं ये कुछ फेमस वैरायटी, हालांकि लोकल में आपके कुछ अलग अलग वैरायटी उत्पादित की जाती हैं, उनके नाम हम जानबूझ के नहीं लिखाए हैं क्योंकि अगर जो उसको लिखवाते तो और भी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप इतने में ही परेशान हो गए होंगे, आगे के नाम देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे, इस कारण से उसको नहीं लिखाया, ठीक है। बाकी लोकल नाम तो जानते हैं, काला नमक चावल जानते हैं कायदे से, मसूरी चावल तो बायदे जानते होंगे, इसके अलावा बासमती चावल कौन न जानता होगा, ये तो फेमस वैरायटी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे नाम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हमने जरूर लिखने की कोशिश की, ठीक है। बौनी प्रजाति क्या होती है इसको जरूर हम बताना चाहेंगे। जनरली एक चीज बताइएगा, एक ये पौधा है, ठीक है, कहीं पे लगाया गया है और इसकी जो पूरी वैरायटी है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और एक ये पौधा है, क्लियर। अब इन पौधों में अगर जो देखा जाए तो विशेष ध्यान रखिएगा कि दोनों का उत्पादन लगभग क्या है, सेम है, लेकिन पौधे की अगर बात करते हैं तो पौधे का केवल क्या है, आकार आपका छोटा बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम छोटा यानी कि एक सामान्य पौधा कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी अगर बात करते हैं तो इसको हम, चूंकि इससे छोटा है और छोटा ना कह के हम इसको बौनी प्रजाति कह देते हैं, ठीक है, यही अंतर होता है। अंतर क्या है, विशेषतः इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा कि हमारे जो पौधे होते हैं वो पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, क्लियर है। और फोटोसिंथेसिस करने के साथ ये क्या करते हैं, बड़े स्तर पे अपने लिए ये खाद्य पदार्थ बनाते हैं, ये बात भी क्लियर है। फोटोसिंथेसिस जब होती है अपने लिए खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो उस खाद्य पदार्थ का जो संग्रहण होता है उसी संग्रहण को हम क्या करते हैं, अपने लिए अनाज के दानों के रूप में, खास करके अपने खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। अब अगर जो देखा जाए तो एक चीज आपने देखा होगा, कोई भी अगर जो बड़ा पौधा है तो उसका पूरा क्षेत्रफल बड़ा है, क्लियर है। बड़ा क्षेत्रफल होने के नाते आपने एक प्रोसेस सुना होगा फोटोसिंथेसिस में विशुद्ध तरीके से, कि सूर्य की रोशनी पड़ने के नाते पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, जमीन से पानी खींचती हैं और वाष्पोत्सर्जन की एक प्रोसेस होती है, जहां पे हम क्या देखते हैं कि इस ग्राउंड वाटर का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, इवेपोरेशन होता है, और जिस माध्यम से हमारा ग्राउंड वाटर क्या होता है, बड़ी तेजी से क्या होता है, आपके एक तरीके से कह सकते हो कि ये इवेपोरेट, अर्थात कह सकते हो कि भाप का रूप धारित करके और फिर बादल का स्वरूप धारित करता है। ये प्रोसेस बहुत सामान्य है, क्यों, क्योंकि पौधे से तुरंत निकल गया ग्राउंड वाटर। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ग्राउंड वाटर, खास करके जब हम भूगर्भ जल की बात करते हैं तो इसको रिचार्ज करने में कितना समय लगता है, रिचार्ज होने में बहुत टाइम लग जाता है, इतनी तेजी से तुरंत। आपने देखा होगा कि बरसात हुई तो बरसात होने के बाद भले जमीन गीला हो जाता है लेकिन पानी बह करके निकल जाता है, मतलब पानी जमीन में नहीं जाता है, लेकिन पानी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी तेजी से कोशिश करते हैं। और इसी कारण से आपने देखा है कि आजकल हमारा ग्राउंड वाटर भी क्या हो रहा है, बहुत कम होता चला जा रहा है, मतलब वो तेजी से नीचे चला जा रहा है। अब इस आधार पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी प्रजातियां होती थी वो खास करके जहां पे पानी की उपलब्धता है वहां पे तो कोई इसका असर ना पड़ता था, क्यों, क्योंकि चलो नहीं पानी मिलेगी तभी हम क्या करेंगे, सिंचाई से पानी डालेंगे। लेकिन एक चीज बताइएगा, उन क्षेत्र विशेष के लिए, जैसे आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पे क्या है, पानी की कमी है, अगर जो वहां पे पानी खींचने वाली पौधे लगाई जाएंगी तो इसका मतलब उस क्षेत्र में क्या होगा, किसान बार बार सिंचाई करना पड़ेगा, अर्थात उसकी लागत बढ़ती जाएगी। अगर हमने क्या किया, ये जो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस था, वाष्पोत्सर्जन वाला, उस प्रोसेस को, पौधे को छोटा करके हमने क्या किया, कम कर दिया, तो उससे सिंचाई व्यवस्था में पानी की मात्रा अब कम लगेगी। प्रकृति में आपने देखा भी होगा कि जहां पे ज्यादा मात्रा में बरसात होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं, जबकि आपने देखा होगा
कि जहां पे बरसात बिल्कुल नहीं होती है, समुद्र लोकेशन की, तो समुद्र में पौधे किस प्रकार, अरे समुद्र की बात है, रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि पौधों में पत्तियां तक ना पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन पत्तियों का स्वरूप बदल जाता है कांटे के रूप में, जिससे क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कम होगी। सेम पैटर्न यहां पे अप्लाई होता है। हम उस वाष्पोत्सर्जन के प्रोसेस को कम करके सिंचाई का जो खर्च होता है उसको कम करने की बात करते हैं। चूंकि उत्पादन हमारा सेम है, अगर जो हमने केवल एक प्रोसेस किया उसके आधार पे क्या हो गया, हमारा पानी का बचत हो गया, तो हम ग्राउंड वाटर को भी सेव कर पाते हैं और साथ ही साथ अपना जो एक एक्स्ट्रा खर्च होता है अपने सिंचाई व्यवस्था के रूप में, उसको भी हम बचा पाते हैं। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, सामान्य प्रजाति के अलावा हम बौनी प्रजाति का उत्पादन बड़े स्तर पे करते हैं। और जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो धान के खेत होते हैं, आजकल हल्की सी अगर जब हवा चलती है तो वो गिर जाती है, ठीक है, बड़े पौधे आसानी से गिर जाते हैं तो नुकसान हो गया। लेकिन जो छोटी वैरायटी के पौधे होंगे वो क्या करेंगे, इसे हाई हाई करते रहेंगे, मतलब खड़े रहेंगे, ठीक है, तो उससे भी आपका नुकसान नहीं होगा। क्लियर? तो इस कारण से बौनी प्रजाति आजकल बहुत प्रमोट की जाती है। यहां तक कोई दिक्कत है तो एक बार बता दें। क्लियर? कोई समस्या? यहां तक कोई संशय है? चलेगा। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था हमारे यहाँ पे, आप जानते हैं ये जो बासमती धान होता है, ठीक है, कौन सी बासमती धान की जब बात करते हैं तो बासमती धान को लेकर के एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो बासमती धान और सामान्य धान, आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, इसका जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन के क्रम में क्या होता है, इस धान के पहले क्या किए जाते हैं, आपके बीज रोपित किए जाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे बीज होते हैं उन दानों को हम एक जगह पे डालते हैं और उसके बाद क्या होता है, जब ये छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उनको फिर क्या किया जाता है, उस जमीन से उखाड़ा जाता है और उसके बाद उसकी फिर क्या की जाती है, पुनः रोपाई की जाती है। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो सीधी सी बात हम कह रहे हैं कि बासमती धान की अगर जो हमें रोपाई करनी है, ठीक है, बासमती धान की रोपाई करने के लिए, करने के लिए बीज दर क्या होनी चाहिए, बीज दर इन द सेंस कि अगर जो हमें किसी खेत में बासमती चावल को लगाना है तो कितनी बीज की मात्रा चाहिए होगी। तो ध्यान रखिएगा, उपयुक्त जो बीज दर आपको देखने मिलती है वो हो जाती है आपके 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। कितना? 15 से 20 किलो क्या होती है, ये हो जाती है 15 से 20 किलो, 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। अर्थात एक हेक्टेयर में अगर जो हमें क्या करना है, बासमती चावल को उत्पादित करना है तो उसके लिए जो बीज की मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अर्थात एक हेक्टेयर में इसका क्रम कितना हो जाएगा, तो ये आपको देखने मिलेगा खास करके 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में, ठीक है। ज्ञान सिंह कह रहे हैं कि सर जी मेरा नाम ले लीजिए, हम क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। यूपी जी के हमने घोल के पी लिया अगर जो आपने हमारा नाम ले लिया, ठीक है। तो भैया ज्ञान सिंह आपका नाम ले लिया, कोई संशय? मतलब नाम लेने में क्या हद है, हमारा नाम तो हमने कभी ना बोला कि भाई हमारा नाम ले लो, है समझे ना, था नाम लेने में क्या रखा है। अरे बाप रे बाप। अंकित सिंह कह रहे हैं कि सर यूपी जी के कब पढ़ाएंगे, यूपी जी के देखते हैं कुछ उसके लिए। अभी तो चूंकि एक जानते हैं कोई नया काम करना होता तो हमें पंडित से तिथि निकलवानी पड़ती है, क्योंकि इस समय पंडितों का काफी व्यस्तता वाला शेड्यूल चल रहा है। आप भी जानते हैं कि आने वाले कुछ समय में क्या होगा, आपका खिचड़ी का त्यौहार और उसके बाद खलमास की पूरी तरीके से व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो वो लोग काफी बिजी हैं, इंगेज हैं, तो वो हमें कोई सुनिश्चित टाइप का समय नहीं बता पा रहे हैं कि आप इस तिथि में, इस टाइम से और भोर काल में या फिर सायं काल में कब इसकी शुरुआत करें। जैसे वो हमें इन्फॉर्म करते हैं उसी शुभ मुहूर्त में क्या करेंगे, हम आपके यूपी जीके की शुरुआत कर देंगे, ठीक है।
तो अभी यूपीजी की ना चल रही है, ठीक है। यूपीजी के आने वाले शुभ मुहूर्त से क्या होगा, चालू किया जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत आपको देख मिलता है? तो हमने दो प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा किया, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी अगली फसल जो आती है वो आती है चने के रूप में, ठीक है। अगली फसल की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, चना। चना आजकल आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिपाही बनने का स्वप्न लेके चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है सिपाही बनने के लिए आपको दौड़ की परीक्षा पास करनी होगी, और उस कारण से बड़े स्तर पे आप क्या कर रहे हैं, चने को फुला फुला के खा रहे हैं, दबा के, ठीक है। तो चने की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि चने की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ लगाया जाता है, तो ये सर्वाधिक मात्रा में जो आपका उत्पादित होता है वो हमारा जो बुंदेलखंड का लोकेशन है। कौन सा? बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो इस बुंदेलखंड में इसका उत्पादन किया जाता है। और इसी बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं तो बुंदेलखंड के अंतर्गत विशेषता ध्यान रखिएगा, हमारे बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो इसके अलावा भी कुछ एक और लोकेशन है, जैसे आपका चित्रकूट है, ठीक है। चित्रकूट की जब बात करते हैं तो चित्रकूट हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका महोबा हो गया, महोबा के अलावा बांदा, और बांदा के अलावा हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है। क्या हो गया आपका? चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका बाराबंकी, बाराबंकी, इसके अलावा सोनभद्र, बाराबंकी, फिर आपका सोनभद्र, और सोनभद्र के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका कानपुर, कानपुर, कानपुर के अलावा आपका फतेहपुर, कानपुर, कानपुर के अलावा फतेहपुर, फतेहपुर के साथ ही साथ देखा जाए तो आपका जालौन, जालौन, और साथ ही साथ आपका ललितपुर, ललितपुर, और साथ आपका झांसी, ठीक है। ललितपुर और फिर आपका झांसी, और झांसी के अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपका आगरा। ये सारे जिले ऐसे होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, चने का उत्पादन बड़े स्तर पर करते हैं, ठीक है। तो चने का उत्पादन बड़े स्तर पर आपका जो किया जाता है वो आपको देख मिलता है चित्रकूट, महोदा, बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी और आगरा। इसके अलावा सबसे ज्यादा चना ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े स्तर पे आपका उत्पादित किया जाता है, ठीक है। कहां पे? बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो वहां पे बड़े स्तर पर उत्पादित किया जाता है। जाहिर सी बात है चने की अगर बात करते हैं तो चना उत्पादित करने के लिए हमारे प्रदेश की जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए उष्ण प्रकार की। किस प्रकार की? उष्ण प्रकार की जब बात करते हैं तो इस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। प्रमुखता से अगर इसकी बात करते हैं तो इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए औसत वर्षा कम ही होनी चाहिए, करीब करीब आप कह सकते हैं कि 30 से लेकर के 50 सेंटीमीटर। कितना? 30 से लेकर के 50 सेंटीमीटर इसकी बरसात का क्रम होना चाहिए। और यहीं पर अगर देखा जाए टेम्परेचर की तो तापमान कितना होना चाहिए, तो तापमान जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 15 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 15 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके टेम्परेचर की बात करता है। अर्थात हमारा जहां पे कह सकते हो कि बड़े स्तर पे बरसात नहीं होता है, और बरसात के साथ ही साथ जहां पे कह सकते हो कि बड़े स्तर पे आपका टेम्परेचर होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, इसको उत्पादित कर लेते हैं, ठीक है। तो चने के बारे में ये विशेष बिंदु ध्यान रखिएगा। कुछ अगर हम इसके प्रमुख किस्मों की बात करें, किसकी? अगर इसके हम कुछ प्रमुख किस्म की बात करें तो कौन कौन सी वैरायटी इसकी आपको मिलती है चने के रूप में, तो चने का जो सबसे प्रमुख वैरायटियों का क्रम होता है उनकी अगर बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। चने के क्रम में कुछ एक प्रमुख वैरायटियां जिनके नाम आपको मिलते हैं, जैसे आपका गौरव। क्या नाम होता है? गौरव की जब बात करते हैं तो गौरव, गौरव के अलावा आपका अजय और अतुल। क्या नाम होता है? अजय, और अजय के अलावा अतुल, गौरव और फिर आपका अजय, अजय के साथ आपका अतुल, ठीक है। क्लियर है? गौरव, अजय और फिर आपका अतुल। अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देखने को मिलता है भैया प्रयागराज में भी होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ऐसी बात ना, हमने केवल इन जिलों के जो नाम लिखे हैं इसका मतलब ये है कि इन जिलों में ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। इसका मतलब आपके जिले में बिल्कुल नहीं होता ये हम ना बोल रहे हैं,
हम बोल तो रहे बार बार कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, इसका उत्पादन होता है, लेकिन इन जिलों में क्या होता है, बड़े मात्रा में होता है। ठीक है, इन जिलों में ज्यादा मात्रा में होता है, बल्कि हमारे यहाँ पे भी होता है। तो हम अपने जिले का नाम तो नहीं लिखे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे जिले में उत्पादन बंद हो गया। हमारे जिले में होता है, लेकिन इन जिलों में क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। इस चीज को विशेषतः थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? किसकी बात करें हम अपने यहाँ पे, खास करके जब चना उत्पादन की बात करते हैं। ठीक है, चना उत्पादन की जब बात करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर यहीं पे बात करते हैं तो एक फसल और ध्यान रखिएगा, जिसको हम नाम देते हैं सरसों के रूप में। किसके रूप में? सरसों के रूप में। सरसों फसल की जब बात करते हैं तो सरसों की प्रमुखता से ये वैरायटी क्या है, इसके प्रमुख किस्म क्या है, तो सबसे पहली बात आती है कि इसके लिए जलवायु कैसी। तो जलवायु की जब बात करते हैं तो जलवायु ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो आपकी समशीतोष्ण प्रकार की होनी चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में ना तो सर्दी हो, ना तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो, गर्मी हो। ठीक है, तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु। तापमान की जब बात करते हैं तो तापमान कितना होना चाहिए, तो तापमान आपका होना चाहिए आपके 15 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 15 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड की जब बात करते हैं तो ये इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें वर्षा का क्रम क्या होना चाहिए, तो वर्षा जो होनी चाहिए वो आपके करीब करीब कह सकते हो कि 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर दोनों चलेगा, चाहे वो 75 हो, चाहे 100 हो, या फिर 80 हो, या 90 हो, कुछ भी हो, मतलब 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर आपका वर्षा का क्रम इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों के क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो यही आती है, क्योंकि हम सरसों से क्या करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। और आप भी जानते हैं सरसों से क्या होता है, सरसों से तेल प्राप्त होता है। अब अगर जो तेल की बात करते हैं तो ये जो तेल प्राप्ति होती है वो कितनी होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं सरसों के जो बीज होते हैं उन्हीं बीज की पेराई की जाती है और उसके बाद तेल प्राप्त होता है। अब सारे बीज तो तेल ना होते होंगे, क्यों? क्योंकि इससे खली भी प्राप्त होता है। कुछ एक मात्रा में क्या होता है, आपका प्रमुखता से यहाँ पे आपकी तेल की प्राप्ति होती है। और तेल की अगर जो मात्रा की बात करते हैं तो ये मात्रा होती है आपकी 40 से लेकर के 50%। अर्थात कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सरसों की पेराई की जाती है तो अच्छी क्वालिटी की अगर जो सरसों होगी तो उससे तो लगभग 50% होगा, और अगर जो थोड़ी खराब क्वालिटी की होगी तो आपके 40% तेल की मात्रा प्राप्त होगी। अर्थात कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में अगर जो हमने 1 क्विंटल सरसों की पेराई कराई तो हमें लगभग 40 से 50 किलो क्या होगा, आपके 40 से लेकर के 50 किलो तेल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। ठीक है, कि सरसों में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो ये 40 से 50 क्या हो जाती है, आपकी परसेंटेज वैल्यू में देख मिलती है। अगर इसके कुछ हम प्रमुख किस्मों की बात करें, इसके कुछ प्रमुख किस्मों की बात करें तो सरसों की कौन कौन सी प्रमुख किस्म है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। प्रमुखता अगर देखा जाए तो आपका वरुणा, इसके अलावा पूसा बोल्ड, क्या नाम होता है, पूसा बोल्ड की जब बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाती है, इसकी एक किस्म हो जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका जय किसान के अलावा आपका पीतांबरी की जब बात करते हैं तो पीतांबरी क्या है, इसकी एक वैरायटी है। साथ ही साथ देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा आपका वरुणा, साथ ही साथ आपका शेखर, क्या नाम होता है, शेखर। ठीक है, शेखर ये भी क्या हो जाती है, इसकी एक प्रमुखता से वैरायटी है। शेखर के अलावा ध्यान रखिएगा यहीं पे आपका प्रकाश के अलावा क्रांति। ठीक है, प्रकाश के अलावा क्रांति। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका दुर्गा मणि, और दुर्गा मणि के अलावा अगर बात करें तो यहीं पे आपका सुफला। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाती हैं, ये आपके प्रमुखता से आपके सरसों की प्रमुख किस्म के रूप में हो जाती हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जब हम सरसों की प्रमुख किस्मों की बात करते हैं तो उनका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सरसों के कुछ प्रमुख नाम इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है, सरसों की जब बात करते हैं तो सरसों का क्रम आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है? नहीं है, अच्छी बात है। चलो फिर इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है,
आगे की अगर बात करते हैं तो आगे कौन सी फसल है, आगे एक और फसल है, उसका नाम हम चर्चा में ले लेते हैं। नहीं पता चलेगा कि आप लोग क्या करेंगे, क्लास करते करते लौट जाएंगे। तो हम लौटने वाली पद्धति नहीं लाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक नाम बता दें, किसके रूप में, तंबाकू के रूप में। तो तंबाकू फसल की जब बात करते हैं तो तंबाकू की फसल हमारे उत्तर प्रदेश में उत्पादित की जाती है। लेकिन तंबाकू की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, तंबाकू का जो संदर्भ होता है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इस तंबाकू का उत्पादन कैसे कैसे और कहाँ पे होता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, तंबाकू अगर जो हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे विशेष देखा होगा आपने कि एक तो होती है किसके लिए, लोग इसके लिए करते हैं। चला हो यूपी जी के चालू हुए वाला बतनी एक बीरा लौटा खाए के तब चलती है, ठीक है। तो एक तो क्या होता है, खाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है मजा आ गया, मजा आ गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे तंबाकू का दो इस्तेमाल होता है, एक तो खाने के रूप में और दूसरा पीने के रूप में, ठीक है। किसके लिए, खाने के रूप में और पीने के रूप में। इस तरीके से दो चीजों में क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात होती है जलवायु की, और जलवायु की जब बात करते हैं तो जलवायु का क्रम विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे इसका जो देखने को मिलता है जलवायु का क्रम, अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी जलवायु होनी चाहिए उष्ण कटिबंध प्रकार की। किस प्रकार की, उष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जलवायु के अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो टेम्परेचर होना चाहिए आपका 20 से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 20 से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका टेम्परेचर प्रमुखता से होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, अब जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो बरसात की बात होती है तो बरसात कह सकते हो कि औसत वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो बरसात की मात्रा कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, कहीं कहीं कह सकते हो कि आपके 50 सेंटीमीटर और कह सकते हो कि करीब करीब आपके 100 सेंटीमीटर। तो यूं 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बरसात का क्रम आपको देखना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अब अगर जो इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला बात तो ये आता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ एक प्रमुख लोकेशन, प्रमुख जिले जहां पे क्या होता है, इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो प्रमुख जिलों की जब बात करते हैं तो प्रमुख जिले कौन कौन से होते हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो बनारस है, बनारस के अलावा मेरठ है, मेरठ के अलावा गाजियाबाद है, ठीक है। बनारस है, बनारस के अलावा मेरठ है, मेरठ के अलावा गाजियाबाद है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका बुलंदशहर, 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 मैनपुरी और मैनपुरी के अलावा सहारनपुर। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी कुछ एक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, इन सारे लोकेशन में क्या होता है, कुछ एक मात्रा में आपका उत्पादित किया जाता है, ठीक है। प्रमुखता से अगर जो इसकी बात करें, ठीक है, प्रमुखता अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे तंबाकू की जब बात करते हैं तो तंबाकू के क्रम में, ठीक है, तंबाकू के क्रम में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, तंबाकू के क्रम में एक बिंदु आपको देख मिलता है, ठीक है। तंबाकू की जब बात करते हैं तो तंबाकू के क्रम में एक बिंदु आपने सुना होगा कि तंबाकू में क्या होता है, जो निकोटीन पाया जाता है उसका मात्रा इस्तेमाल किया जाता है सिगरेट में, ठीक है। और सिगरेट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिगरेट में निकोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिगरेट में आपके निकोटीन की जो मात्रा होती है, क्योंकि तंबाकू इसका स्रोत होता है, तो निकोटीन की जो मात्रा होती है, ठीक है, तंबाकू में निकोटीन की मात्रा, और तंबाकू में निकोटीन की मात्रा जब बात की जाती है जो नशे का एक पर्याय होता है, उसकी जब बात करते हैं तो ये आपको मिलता है 1.0%, अर्थात करीब करीब 1% क्या हो जाती है, आपके तंबाकू में निकोटीन की मात्रा देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा तंबाकू से आपको जो बीज मिलता है, उस तंबाकू के बीज का तेल भी निकाला जाता है। तंबाकू के बीज से तेल, तंबाकू बीज से तेल जो होता है उस तेल को भी निकाला जाता है, और इसका प्रयोग सामान्यतः औषधियों वगैरह में किया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका में कितनी मात्रा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी 35%। कितनी, 35% लगभग तंबाकू के बीज से आपका तेल उत्पादित होता है। यहीं पर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक प्रोसेस होती है क्यूरिंग, और क्यूरिंग की जब बात करते हैं तो ये तंबाकू से संबंधित होता है। किससे, तंबाकू से संबंधित होता है। तंबाकू की
पत्ती की देखरेख के बारे में। तंबाकू की पत्ती जो होती है उससे संबंधित होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं तंबाकू की पत्ती अगर जो हम सूखे में सुखाएंगे तो उसमें कवक लग जाएंगे, फंगी लग जाएगा, जिससे बर्बाद हो जाएगा। तंबाकू की पत्ती को अगर जो सूखे में सुखाएंगे तो वो कड़क हो जाएगी और टूट जाएगी, तो उससे उसकी जो बेसिक क्वालिटी होती है वो ना मिलती है। तो हम क्या करते हैं, तंबाकू की पत्ती को छाये में सुखाते हैं, जिसकी उसकी जो नेचुरल क्वालिटी होती है वो बनी रहती है। तो इसी प्रोसेस को हम अपने यहाँ पे खास करके अगर जो देखा जाए तो उसको हम क्यूरिंग की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तंबाकू की पत्तियों की देखरेख के साथ उसको सुखाना, उसको हम प्रोसेस में कहते हैं क्यूरिंग के रूप में। ठीक है, किसकी बात करते हैं, क्यूरिंग की जब बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर यहीं पे बात किया जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में तंबाकू के बारे में जो लोकेशन है वो बनारस, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर है। इस तरीके से आपको मिलता है। बाकी और क्या बताएं। अरे बाप रे बाप, सिगरेट पीने का मन चलने लगा। अच्छा, निकोटीन जहर होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसीलिए तो मना किया जाता है कि भैया ये सिगरेट वगरेट ना पिया करो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि तंबाकू भी क्या होती है, हमारे यहाँ पे कुछ एक मात्रा में उत्पादित की जाती है और जिसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई समस्या हो तो आप जरूर बता दें। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में मिलेंगे तो फिर एक अलग बिंदु के साथ मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताएं। कुछ है समस्या, नई समस्या है तो फिर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। कोई समस्या हो तो जरूर आप पुट कर दें, उसको हम जाहिर सी बात है देख के आपको उससे संबंधित बिंदु का क्या करेंगे, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ आपको लगता है तो आप उसे जरूर बता सकते हैं कि नहीं ये बिंदु हमारा क्या है, यहाँ पे समझ में नहीं आया, या फिर इस बिंदु की कोई कमी है। ठीक है, हालांकि आपकी क्लास की जब बात करते हैं तो क्लास अब आपकी समाप्त हो चुकी है। कल हम पुनः क्या करेंगे, इस क्लास में आपके साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलेंगे, लेकिन आज की क्लास में कुछ है तो आप जरूर बताएं। किस्म बता दें, तंबाकू में कौन सा किस्म भाई, तंबाकू नॉर्मल होता है। ठीक है, ढैंचा का होता है, ढैंचा एक तरीके से कह सकते हो कि ढैंचा हमारे यहाँ पे एक हरी फसल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा भी होगा गांव वगैरह में खास करके किसान वगैरह क्या करते हैं, अपने खेतों पे लगाते हैं, हरे कलर की होती है। ठीक है, बाद में उसको जुताई कर दी जाती है तो वो फिर क्या हो जाता है, सबमिट कर लिया जाता है आपके खेतों में। ठीक है, और उस क्रम में क्या हो जाता है, इसका बिंदु आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी कोई समस्या होती है तो आप जरूर बताएं।